नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शहर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे गहलोत सरकार की नई टीम की, जिनके ऊपर अब वादों को पूरा करने का चैलेंज होगा। साथ ही बात होगी खाकी की, जो वादे तो करती है सुरक्षा देने की, लेकिन जब उसकी सुरक्षा के लाले पड़े तो कैसे वो उल्टे पैर भाग गई। आपको मरुधरा के गोवा भी ले चलेंगे, जिसकी खूबसूरती के आप दीवाने हो जाएंगे और कह उठेंगे, वाह क्या बात है। आपको फूलों के शहर भी ले चलेंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे बैंगलोर, अमेरिका, जर्मनी, लंदन और नेपाल के अलग अलग किस्म के लाए गए फूल। स्वर्ण नगरी भी आपको लेके चलेंगे, जहां इन दिनों पर्यटकों से ये शहर गुलजार है। मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे के बाद सीएम गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं रोजगार, पानी, सड़क, बिजली जैसे मुद्दों को कांटों के ताज की तरह बताया। वो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी 28 तारीख को। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। उस शुभ अवसर पर कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग भी उस दिन होगी और मैं समझता हूँ कि उससे शुरुआत हमारी हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग फैसले करें, गुड गवर्नेंस दें, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करें और जो नौजवानों की आशाएं, अपेक्षाएं सरकार से, उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें। बड़ा चैलेंज है ये, कांटों के तार की तरह है ये, मेरा मानना है। और किसानों की अलग समस्याएँ हैं। हमने कर्जा माफ़ी करके बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसको सब लोगों ने वेलकम किया है। तो सवाल हमारे सामने है कि कैसे हम गुड गवर्नेंस दें। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर चलेंगे कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने, किस प्रकार से वहाँ जो समस्याएं हैं, पानी की हो, चाहे बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, वो तमाम काम फास्ट गति से आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। पिछली गवर्नमेंट जो थी, कुशासन था, भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी कुछ काम किया नहीं, लापरवाही की वसुंधरा जी ने खुद ने शासन करने के अंदर। उसका नतीजा भुगता राजस्थान प्रदेश ने। अब ये स्थिति नहीं बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। देश की जनता ने दिया था 19 तक का दिया है, बातें करते हैं वो 22 तक ही करते हैं, तो ये भी अच्छी परंपरा नहीं है। अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि ये खाली बातें करने में तो बहुत लोग माहिर हैं, ये लोग बड़े बड़े जुमले बोलने माहिर हैं। ये सरकार जुमलों की सरकार के रूप में याद की जाएगी इतिहास के अंदर, इतना मैं कह सकता हूं। और अब बात टोंक की, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भव्य स्वागत हुआ। कार्यभार संभालने के बाद जब पायलट टोंक पहुंचे तो जिले में प्रवेश के साथ ही जगह जगह उनका स्वागत सत्कार किया गया। रेल संघर्ष समिति टोंक ने घंटाघर पर पायलट को 121 किलो लड्डुओं से तोला और लोगों में बांटे। इस दौरान पायलट ने कहा कि टोंक शहर को रेल मार्ग से जोड़े जाने के मुद्दे से वह भली भांति परिचित हैं और वे इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करेंगे और इस काम की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज टोंक के अंदर बड़ा खुशी का माहौल था और रेल लाओ संघर्ष समिति ने छावनी चौराहे पर ऐतिहासिक स्वागत करा है। पायलट साहब ऐतिहासिक स्वागत देखकर वहां को पब्लिक को देखकर गदगद हो गए और उन्होंने स्टेज के ऊपर अपने संबोधन के अंदर साफ शब्दों के अंदर कहा है कि अकबर खान जी, अब आपकी रेल का सपना जल्द से जल्द साकार होगा, जल्दी आपके टोंक के अंदर रेल आएगी। हमने इसलिए स्वागत किया है कि 2008 से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और सभाओं में भी आपने इसको कहा है कि भाई टोंक की जो सबसे बड़ी समस्या है रेल की, इसका समाधान करेंगे। और आज हमारे मंच पर भी आके टोंक विकास में रेल संघर्ष समिति के मंच पे भी आपने इस बात को दोहराया है कि जो रेल की टोंकवासी की मांग है, इसके लिए मैं पूरे प्रयास करूंगा। मैंने अजमेर में जो काम किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। रोजगार की बात है और चीजें हैं जो यहाँ की समस्याएं, कॉलेज की बात है, हॉस्पिटल की बात है, सारी बातों को उन्होंने यहाँ पर आज रखा है आम जनता के सामने। घंटाघर पर हजारों की भीड़ में हमें यकीन है युवा, नौजवान, ऊर्जावान हमारे टोंक विधायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकारें, पूरी सबकी आशाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ की जनता की 36 कौमों ने जो वोट दिया है, 51,000 वोटों से ज्यादा जिताकर भेजा है, वो उनको इस बात का सब पता है। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे क्षेत्र के लिए और हमारी टोंक विधानसभा के लिए
प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और नई टीम अब एक्शन में है। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में गहलोत सरकार के मंत्रियों ने दावा किया कि वो पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ इस सरकार का निर्माण हुआ है, उसी विश्वास के साथ हम लोगों को काम करना है और अलग अलग मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी है, अपने विभाग के साथ साथ एक सामूहिक रूप में, एक कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में हम लोग काम करेंगे और अपने घोषणा पत्र में जनता की तमाम जो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद हैं, उन सबको पूरा करने का काम हम लोगों को करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, तमाम नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने सबको साथ जोड़कर आज एक नए स्वरूप में एक नई सरकार को अंजाम दिया है और जो चुनौतियां प्रदेश के सामने हैं उनको जल्द से जल्द निपटने का काम हमारी सरकार करेगी। हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ सबको साथ लेकर आगे चलने का काम करेंगे और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कहीं कोई द्वेष की भावना या नकारात्मक सोच के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन एक स्वच्छ सरकार दें, एक पारदर्शी सरकार दें, एक करप्शन फ्री सरकार दें और पुरानी सरकार जिस प्रकार से घमंड और अहंकार के लिए चर्चित थी, हम चाहते हैं कि ये सरकार जनता की सरकार हो और कहा जाता है जब कांग्रेस का राज आता है मतलब जनता का राज आया है। तो आज किसान, नौजवान, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सब लोगों की उम्मीदें हम लोगों से हैं। मुझे पूरा विश्वास है, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लोग काम पे जुटेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। विद्युत उत्पादन और जल के उत्पादन के ऊपर ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजली का जनरेशन करें और सरफेस वाटर को अधिक से अधिक शहरों और गांवों में पहुंचाएं। इसके अलावा इनका जो दुरुपयोग होता है उसको रोकें। जल की आपूर्ति समय पर हो, अच्छी क्वालिटी की हो, गांवों में शुद्ध पेयजल मिले, शहरों में शुद्ध पेयजल मिले और इसके साथ साथ जो जन समस्याएं आती हैं, लोगों की, उपभोक्ताओं की जो शिकायतें आती है उसके ऊपर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए। किसानों को और अन्य लोगों को जो वायदे हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। कंटिजेंसी के प्लान बनाए जाते हैं और उसमें जो भी आकस्मिक जो एक तरीके से आपदा आने वाली है उसका पहले से एनालिसिस कर लेते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। इसमें प्रशासनिक इकाई छोटी होने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रशासनिक इकाई आम लोगों के लिए कैसे तत्कालीन राहत पहुंचा सके, काम कर सके, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। इकाई छोटी हुई या बड़ी हुई, बहुत छोटी हुई और आम नागरिकों को राहत नहीं पहुंचा सके तो वो छोटा होने का क्या मायना है। हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि ईमानदारी से हम लोग आम लोगों को राहत कैसे पहुंचा सके। तो सिंचाई के अंदर हर समय ये प्राथमिकता रहती है कि टेल से शुरू कर और हेड तक किसानों को हम लोग पानी मुहैया करें। इसी सोच से कि टेल का किसान वंचित नहीं रही, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। गहलोत मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद बीजेपी ने अपने नेता प्रतिपक्ष को चुनने की तैयारी तेज कर दी है, जिनमें 3 दिग्गज दौड़ में सबसे आगे हैं। कौन होगा बीजेपी विधायक दल का नेता? केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों पर छोड़ा फैसला। 3 दिग्गज नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष को चुनने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों पर ही छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द होगी। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी में किसी तरह का टकराव ना हो, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ये रास्ता निकाला है। लिहाजा बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में ही होगा। लेकिन पूर्व मंत्री और मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सर्राफ पूर्व सीएम राजे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ सब विधायक लोग बैठेंगे, उनमें विचार मंथन होगा और जो भी तय होगा उसके आधार पे नेता प्रतिपक्ष तय होगा। वैसे आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, इसलिए अधिकतर विधायकों की राय यही है कि आदरणीय वसुंधरा जी प्रतिपक्ष की नेता होगी।
नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना दिल्ली में ही हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के लिए वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा आलाकमान नेता प्रतिपक्ष को लेकर फिलहाल किसी भी तरह के विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लिहाजा उसने फैसला पार्टी विधायकों के ऊपर छोड़ने का मन बना लिया है। वसुंधरा राजे के साथ राजेंद्र राठौड़ और कैलाश मेघवाल भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल हैं और वसुंधरा राजे इस रेस में सबसे आगे हैं क्योंकि उनके साथ ओम माथुर का भी समर्थन हासिल है। देखना है बीजेपी का आलाकमान आखिर किस नाम पर मुहर लगाता है। कैमरा पर्सन सोहन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए बात कोटा की करेंगे। यहां पर युवक की मौत पर बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया और ऐसे में पुलिस वाले उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए। युवक की मौत पर महाभारत। सड़क पर भीड़ का संग्राम। उल्टे पैर भागी पुलिस। आगे आगे पुलिस, पीछे पीछे भीड़। आगे आगे पुलिस वाले और पीछे पीछे वर्दी पर गुबार उतारने पर आमादा ये बेकाबू भीड़। सड़क पर संग्राम की ये तस्वीरें कोटा के इटावा की है। बवाल के आगे पुलिस उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गई और नाराज लोग वर्दी वालों पर अपना गुस्सा उतारने थाने तक दौड़ गए। भीड़ का ये गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर आग की तरह फैली और परिजनों के साथ अन्य लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। भीड़ हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़क पर आ धमकी और दर्द पर मरहम लगाने पहुंची खाकी की खुमारी उतार दी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस वाले वापस थाने दौड़ पड़े, लेकिन भीड़ का गुस्सा कहां शांत होने वाला था। थाने तक पहुंच गए और जमकर पथराव भी किया। हालात बिगड़ते देख दूसरे थाने की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस वाले एक ट्रैक्टर ला रहे थे, तभी एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें इटावा के एक युवक की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी जो है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में पहुंचा दिया था अस्पताल में। जवान मृत्यु होने से और लोगों में आक्रोश हो गया और उन्होंने यहाँ पे इटावा में प्रदर्शन किया। फरियादी पक्ष ने जो रिपोर्ट दी उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। नाराज परिजनों ने कोटा श्योपुर नेशनल हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन भी किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की थी और बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर इटावा ला रही थी, लेकिन इसी बीच ट्रैक्टर ने बाइक सवार नजरुद्दीन को टक्कर मार दी और उसके बाद पुलिस उसे वहीं पर छोड़कर भाग गई। ये पूरा संग्राम 5 घंटे चला। हालांकि परिजनों ने सरकार से 30 लाख के मुआवजे के साथ ही परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। फिलहाल इलाके में हालात काबू में है। पुलिस ने एक कांस्टेबल दयाराम गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन जिस परिवार ने अपना लाल खो दिया उसकी कमी ताउम्र पूरी नहीं हो पाएगी। कोटा से न्यूज 18 के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। और चलिए अब आपसे जरा पूछेंगे कि क्या आप गोवा गए हैं? अगर नहीं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलते हैं उस खूबसूरत जगह पर जिसे भारत का छोटा गोवा कहा जाता है। ये पानी में पक्षियों की अठखेलियां,
ये पेड़ पर विदेशी मेहमानों का बसेरा, ये धूप में पर फैलाते परिंदे, ये किनारों पर धूप सेकते मगरमच्छ और अपने आगोश में कुदरती हरियाली समेटे ये छोटे बड़े टापू। ऐसी बेपनाह खूबसूरती हो तो भला कौन नहीं यहाँ खिंचा चला आएगा। अपनी इसी खूबसूरती की वजह से कोटा के हड़ौती पर चंबल नदी के इस इलाके को दूसरा गोवा भी कहा जाता है। एक बार जो सैलानी यहाँ आता है बस वो यही कहता है, ऐसा सुंदर नजारा और कहाँ। नदी के बीच में 200 बीघा में फैला हुआ जामुनिया बाग नामक टापू है, जो पर्यटक के स्थल की रूपरेखा ले सकता है अगर जो हमारी नई सरकार बनी वो ध्यान दे ले तो। 6 महीने यहाँ पर रंग बिरंगे परिंदों का कलरव सुनाई देता है, जो चंबल नदी पर बने इस 1 किलोमीटर के इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ये 12 महीनों हरियालीदार पेड़ों से घिरा रहता है। पानी के बीच छोटे बड़े 1 दर्जन से ज्यादा आइलैंड हैं। आइलैंड पर ज्यादातर जामुन के पेड़ हैं, इसीलिए इसे जामुनिया आइलैंड या जामुनिया बाग भी कहते हैं। 6 महीने आइलैंड पर सैलानियों की भरमार रहती है। सैलानी यहाँ नौका विहार का मजा उठाते हैं। सर्दी में विदेशी परिंदे 7 समंदर पार कर यहाँ बसेरा करने आते हैं। चंबल का ये खूबसूरत चेहरा पूरे साल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खासकर तब जब ये विदेशी परिंदे पानी में अपने पर फैलाते हैं या एक साथ उड़ान भरते हैं। तो बरबस ही प्रकृति की अथाह खूबसूरती का एहसास होता है, जिसे हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। मुझे बहुत शानदार लगा क्योंकि मैं 95 से कोटा में हूँ, लेकिन मैंने इतना खूबसूरत कोटा का और रूप भी देखा है, लेकिन इतना सुंदर रूप मैंने नहीं देखा। बारिश के 4 महीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये शानदार प्लेस सर्दी और गर्मी में बर्ड वॉचिंग, क्रोकोडाइल की साइटिंग के लिए काफी मुफीद है। तो आप भी अगर गोवा जाने की ख्वाहिश रखते हैं और कम बजट में गोवा का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चले आइए एक बार कोटा के इस लिटिल गोवा में और समेट ले जाइए जामुनिया आइलैंड की बेमिसाल खूबसूरती को अपनी आंखों में। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। अगर आपको कुदरत से प्यार है, खूबसूरत फूल और परिंदे आप में जीवन की संजीवनी भरते हैं, तो डूंगरपुर से आई ये खबर आपके लिए है। सिटी ऑफ हिल्स की सूरत संवर रही है। जी हां, डूंगरपुर शहर के गेपसागर झील के किनारे बर्ड वॉचिंग साइट पर बर्ड सेंचुरी डेवलप किया जा रहा है। पार्क की करीब 2 से 3 बीघा जमीन में चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देंगे। इसके लिए बैंगलोर, अमेरिका, जर्मनी, लंदन और नेपाल से अलग अलग किस्म के फूल लाए गए हैं। साइट को 40 लाख की लागत से डेवलप किया जा रहा है। जो पार्क का निर्माण हमारे द्वारा किया जाए वो अपने आप में बड़ा अनोखा पार्क है। हमने इस पार्क को नैनीताल की तर्ज पर सजाया संवारा है और ये पार्क अपने आप में एक अनोखा और नया पार्क होगा। पार्क डेवलप करने वाले लैंडस्केपर डीपी गोयल का कहना है कि पार्क में फूल लगाने के लिए धरातल पर सेगमेंट तैयार कर लिया गया है। यहाँ लगने वाले फूल खूबसूरती के साथ खिलते भी हैं और इनकी महक भी खास होती है। साथ ही पार्क में जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी तैयार किए जा रहे हैं। बर्ड सेंचुरी पार्क हम डेवलप कर रहे हैं और इस पार्क की एक खासियत है कि ये पूरा फ्लोरल होगा और जो भी पेड़ पौधे इसके अंदर लगाए जा रहे हैं वो इको फ्रेंडली और बर्ड्स को जो पसंद होते हैं, जो बर्ड लविंग प्लांट्स होते हैं, वही प्लांट्स हमने सिलेक्ट किए हैं। इस अनोखे पार्क को देखने के लिए अभी से पर्यटक आने लगे हैं। ये है कि यहाँ पर जो है ना, एक तालाब की पाल पर एक घाट है, वहाँ पर नैनीताल से वहाँ पर एक फूलों की घाटी है जहाँ से अलग अलग प्रकार के फूल लाए गए और यहाँ पर लगाए गए, जिसका बहुत अलग अलग कलर के यहाँ पर झरना भी दिखाया गया है, जिससे कि ये ना बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। काफी अच्छा कलेक्शन है, अभी तो चल ही रहा है काम और कंप्लीट होगा तो और भी सुंदर लगेगा। हाँ, पर्यटन के हिसाब से डूंगरपुर अच्छी जगह है और हम भी पर्यटन के हिसाब से घूमने आए हैं। फिलहाल पार्क निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। नए साल के आगमन के साथ ही इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। स्वर्ण नगरी जैसलमेर भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। सैलानियों के आने से बाजारों में रौनक है और पर्यटन से जुड़ा कारोबार जोर पकड़ने लगा है।
सर्द मौसम में पर्यटन नगरी जैसलमेर सैलानियों से गुलजार है। जिधर देखो उधर सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। सुहाने मौसम में सैलानी यहाँ गडीसर झील में बोटिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, तो कोई राजस्थानी रंग में रंगा नजर आ रहा है। उनको सदा के लिए अपनी यादों में समेट रहे हैं। जैसलमेर में बिताए इन मस्त लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। राजस्थानी ड्रेस पहने ये सैलानी सोनार किले और हवेलियों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। ऐसी अथाह सुंदरता का सैलानी भी बार बार दीदार करना चाहते हैं। जैसलमेर में हम लोग वो सैंड का जो है ना थौर वगैरह वहाँ पे गए थे। अभी यहाँ पटवा हवेली देख रहे हैं और इसके बाद में फोर्ट में जाएंगे। अरे यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, जो ड्रेस वेस पहना है, और कल डांस भी देखा राजस्थान का पूरा, और बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह सोनार दुर्ग और पटवा हवेली सैलानियों से गुलजार हो जाती है। बाजारों में रौनक लौट आती है। दिन चढ़ते चढ़ते ऐतिहासिक गडीसर सरोवर पर सैलानियों का जमघट लगने लगता है और मखमली शाम सैलानियों के नौकायान के साथ सरोवर की शान में चार चांद लगा देती है। दिन भर मस्ती के बाद रेगिस्तान के शिप की सवारी का मजा और रात की आहट के साथ ही रिजॉर्ट में राजस्थानी रंग बिखरने लगते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया धोरे थे और बहुत अच्छे पैलेसेस थे। और एक बहुत सुंदर प्लेस कहाँ गए अपन, कुलधरा, दैट वाज वेरी एंटीक प्लेस। तो सान गए थे कल शैम में, वहाँ पे डेजर्ट में पूरा सुबह जिप्सी वगैरह, रात को फ्लोक डांस सब देखा, सब किया, कैमल राइड, अभी बोटिंग हुई है। स्वर्ण नगरी में सैलानियों की भरमार के साथ ही कारोबारियों के चेहरे भी खिलने लगते हैं। उनका कारोबार चमकने लगता है। नए साल के सेलिब्रेशन तक जैसलमेर की जमीन सैलानियों से ऐसी ही सजी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से सिकंदर की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।